अधीश के अगले 24 घंटे यानी 3 दिन इस भ्रम निर्वात में पूरे होने वाले थे और उसे अब समय का ध्यान ही नहीं है। क्या वो अपने लक्ष्य से भटक चुका है? क्या यही है भ्रम निर्वात का वास्तविक और भयंकर स्वरूप, या उससे भी अधिक खतरनाक कुछ अधीश के साथ होने वाला है? अधीश ने एक इच्छा की थी, अपने लिए या शायद पुराने अधीश के लिए, लेकिन इस भ्रम निर्वात का जाल ऐसा था कि अधीश के सोचते ही वो इच्छा पूरी हो गई थी। लेकिन उस सीधी सादी इच्छा का ये कैसा विभत्स रूप था कि अधीश उसी जगह को मिटाने चल पड़ा है जिसने उसे वो बनाया है जो आज वो है। उस गुरु का अपमान करने की बात भी उसके मन में कैसे आई, जिनके एक इशारे पर अधीश अपने प्राण तक दे सकता था। और कल तो अधीश अपनी बुद्धि के सहारे इस भ्रम पर विजय प्राप्त कर रहा था, लेकिन आज तो वो पूरी तरह से डूब चुका है, इसी भ्रम में रच बस गया है और इसी को अपना जीवन मान के चला जा रहा है। लेकिन ये स्थिति है क्या? अधीश की एक इच्छा, एक सपना। हाँ, सपना ही तो देखा था उसने कि पुराने अधीश को उसके हिस्से की सफलता मिल जाए। वो बस अपने ही दूसरे स्वरूप को इस तरह दबा छिपा और घुट घुट कर जीते हुए वो नहीं देख सकता था। बस इसीलिए उसने एक छोटी सी इच्छा की थी, और इस भ्रम निर्वात का माया जाल ऐसा था कि उसके दिमाग में ये बात आते ही उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। ठीक उसी तरह जैसे अमित के बारे में सोचते हुए वो अधीश के जीवन में हुए अपने प्रवेश के बारे में सोचने लगा था, और सोचते ही वो सालों की दूरी पलों में लांघकर वो चंद्रनगर पहुंच गया था। लेकिन उस समय उसके पास एक सहारा था, या कहना चाहिए इस विपदा से लड़ने के लिए एक हथियार था, मोबाइल फोन। लेकिन अब तो ये भी नहीं है। सपनों की इस दुनिया में उसके असल से जीवन से कोई चीज लेकर तो नहीं आ सकता था। और अब तो अधीश ने ऐसी मुसीबत को न्योता दे दिया था जिससे उसे निकालना किसी के वश में नहीं था। लेकिन कोई कुछ कर सकता था तो वो था खुद अधीश। लेकिन वो तो इच्छाओं पर इच्छाएं जाहिर किए जा रहा था, और भ्रम निर्वात उसकी हर इच्छा पर अपनी मोहर लगाकर उसके सामने वो पेश कर देता था। यही सुनहरा माया मृग अधीश को रेगिस्तान की ओर बढ़ाए लिए जा रहा था। गुरु सूर्यभान को सामने से आता देख एक पल के लिए तो अधीश सक पकाया, फिर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। शायद उसके अंतरात्मा ने एक पल के लिए उसे टोका हो, फिर भी सपनों की जिस दुनिया में वो आ चुका था वहां तो उसका पूरा चरित्र ही बदल चुका था। गुरु सूर्यभान ने आते ही कहा, ये सब क्या है अधीश? अधीश चिल्लाया, मांत्रिक अधीश जी कहिए, उम्र में ना सही योग्यता में आपसे बहुत ऊपर आ चुका हूं। गुरु सूर्यभान व्यंग से हंसे। उनकी तीसरी आंख ठीक वैसे ही दहक रही थी जैसे बहुत क्रोध में आने पर अंगारे की तरह दहकने लगती थी। आंख के अलावा उनके शब्द भी अंगारे जैसे जल रहे थे। क्या तुम यहां सिर्फ बातें ही करने आए हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमला करो अधीश, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर सूर्यभान से सामना करने की हिम्मत है या नहीं। अधीश ने अपना हाथ उठाया और एक मंत्र पढ़ा। गरजता हुआ एक अग्निपिंड तेजी से सूर्यभान की ओर बढ़ा। सूर्यभान ने उंगली के एक इशारे से ही उसे ध्वस्त कर दिया। अधीश होठ तिरछे कर मुस्कुराया और इस बार दूसरा मंत्र पढ़कर विद्युत जाल गुरु सूर्यभान की ओर फेंका। गुरु सूर्यभान ने उस जाल को भी चुटकियों में उड़ा दिया। अब की बार अधीश को क्रोध आ गया। ऊपर से उसका साथी भी उसे उकसा रहा था। मांत्रिक अधीश, अब आप एकदम से ये युद्ध खत्म मत कर दीजिएगा, थोड़ा छकाइए, दर्शकों को भी कुछ आनंद मिले। अधीश ने मुस्कुराकर साथी की ओर देखा, और असल बात तो ये थी कि साथी उसी के मन की बात कह रहा था, क्योंकि अधीश में खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गुरु सूर्यभान पर जानलेवा हमला कर सके। बातें करना और बात थी, लेकिन अब गुरु को सामने देखकर अधीश की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी अंतरात्मा उससे चीख चीख कर कह रही थी, नहीं अधीश, तुम गलत कर रहे हो। इच्छाओं की पूर्ति हो जाने से अधीश का स्वभाव और चरित्र भले ही बदल गया हो, लेकिन अब तक वो अपनी अंतरात्मा को नहीं मार सका था। वो अब भी अधीश को सही गलत का फर्क बताती रहती थी, और इस समय वो अधीश को यही चेतावनी दे रही थी, अधीश, तुम गलत कर रहे हो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उधर साथी फिर चिल्लाया, क्या सोच रहे हैं मांत्रिक अधीश, वार कीजिए वरना शत्रु आप पर भारी पड़ सकता है।
जल्दी से इन्हें मारकर ये मंत्र विद्यालय धूल में मिला दीजिए, ताकि आपकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहे। साथी की बात सुनकर अधीश फिर भड़क गया और अब की बार वो अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र अग्नि मंत्र पढ़ने लगा। गुरु सूर्यभान ने जोर से चिल्लाकर कहा, अधीश सावधान। अधीश जैसे नींद से जागा हो। उसने इधर उधर देखा, उसका साथी कहीं नहीं था। वो जैसे पल भर में ही कहीं गायब हो गया हो। अधीश के अंतरात्मा उसकी इच्छाओं पर भारी पड़ रही थी। उसने जाकर सूर्यभान के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। गुरु सूर्यभान ने कहा, सही और गलत में फर्क करो अधीश। उनका इतना कहना था कि अचानक अधीश को लगा उसका ये सपना, ये इच्छा पूरी तरह से व्यर्थ है। यदि वो उचित और अनुचित का फर्क ही नहीं जानता तो वो बोल उठा, मुझे नहीं बनना है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मांत्रिक। मैं तो कमजोर अधीश बनकर ही ठीक हूं। मैं अपनी जगह पर ठीक था, जहां गुरु सूर्यभान मुझे सिखाया करते थे, और मैं एक छात्र था। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और दुख और पछतावे से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक जंगल में पाया। जब उसने दाएं बाएं देखा तो उसे याद आया, ये तो वही जंगल है जहां से मंदार का रास्ता शुरू होता है। अधीश वो जगह खोजने लगा जहां संकेत चिन्ह बने हुए थे, जो छात्रों की पहचान कर उन्हें मंदार तक पहुंचाया करते थे। थोड़ी देर बाद उसने वे संकेत चिन्ह खोज ही लिए। जैसे ही उसने एक चक्र में प्रवेश किया, वो चक्र जैसे कांप उठा और अगले कुछ ही क्षणों में अधीश मंदार के मुख्य द्वार पर था। अधीश को ब्रह्म निर्वात में प्रवेश किए 3 दिन से अधिक बीत चुके थे, लेकिन अब वो इस बात को पूरी तरह से भूल चुका था। ब्रह्म निर्वात से जैसे ही उसने अपने छात्र रूप की इच्छा की, तत्काल वो उस रूप में आ गया और अब वो मंदार के दरवाजे पर खड़ा था। मुख्य द्वार से वो भीतर पहुंचा तो बड़े चबूतरे के पास शुकमान ने उसका स्वागत किया। आओ आओ नए मांत्रिक, तुम्हारा स्वागत है। अधीश ने शुकमान को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। वहां से वो सीधा अपने कमरे में पहुंचा और कुछ देर आराम करके अपने रोज के नियम के अनुसार पुस्तकालय भवन चला गया। अभी वो एक किताब उलट पलट ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। ये एक लड़की की आवाज थी। मुझे पता था अधीश पुरोहित सिर्फ यही मिल सकता है। अधीश ने पलट कर देखा तो ललिता उसे देखकर मुस्कुरा उठी। अधीश भी मुस्कुरा दिया तो बोली, क्या हुआ, अब सारी रात यहीं किताबें पढ़ते हुए बिताने का इरादा है क्या? बाहर अंधेरा हो चुका है। अधीश ने अचकचाकर कहा, अंधेरा? अभी तो शाम ढली भी नहीं है। ललिता हंसते हुए बोली, तो ढल जाएगी। तुम एक किताब हाथ में उठाकर तो देखो, फिर तुम्हें सीधे सुबह ही होश आएगा जब कक्षा का घंटा बजेगा। उससे पहले तो तुम अपने अध्ययन से टलने वाले नहीं। अधीश ने कहा, लेकिन ये तो बहुत जरूरी है ना ललिता। मुझे जल्दी से जल्दी प्रथम श्रेणी का कोई मंत्र स्थिर करना है ताकि मैं मंदार का स्थायी छात्र बन जाऊं। ललिता बोली, ठीक है, जब तुम स्थायी सदस्य बन जाओगे तो मुझे सहायक रख लेना, क्योंकि मेरे पास तो बस इतना कम समय बचा है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करना असंभव ही समझो। फिर मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा अधीश। इतना कहकर ललिता ने अधीश को अजीब सी नजरों से देखा। अधीश को लग रहा था कि वो ललिता की बड़ी बड़ी और गहरी आंखों में डूबने लगा है। वो उसके करीब जाकर बोला, इसीलिए तो मुझे और अध्ययन करना होगा ना, वरना हम दोनों को सदा के लिए अलग होना पड़ेगा। ललिता अधीश से लिपट गई और उसके सीने से सर टिका लिया। अधीश इच्छा करते ही एक छात्र तो बन गया था, लेकिन ये क्या हो रहा था? वास्तविक जीवन में बहुत पहले ही ललिता ने अधीश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर दिया था, लेकिन अधीश ने बड़ी ही विनम्रता से मना भी कर दिया था। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि अधीश खुद भी उसके प्रेम में है। ललिता कह रही थी, मैं तुमसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकती अधीश। अधीश बोला, ऐसा कभी नहीं होगा ललिता, मैं जल्दी ही प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लूंगा, और यदि ऐसा ना भी हो सका तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा और मंदार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ललिता अब भी उसके सीने पर उसी तरह सर रखे हुए थी। सर उठाकर उसकी आंखों में झांक कर देखते हुए बोली, तुम सब कुछ कर सकते हो अधीश, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अधीश के हाथ उसके इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। उसे और अधिक कसते हुए अधीश ने कहा, और मुझे तुम्हारे प्रेम पर ललिता। तभी किसी के आने की आहट हुई और वे दोनों सावधान हो गए। पुस्तकालय का प्रबंधक आकर बोला, पुस्तकालय बंद होने का समय हो चुका है। वे दोनों जल्दी से बाहर निकल आए।
अधीश और ललिता ने साथ में जाकर भोजनशाला में भोजन किया और रात होने पर अधीश अपने कमरे में आकर सो गया। समय बीतता जा रहा था और यहाँ अधीश आराम से सोया हुआ था। इस समय वो मंदार में था और अपने सबसे स्वाभाविक रूप में था। यहाँ उसे वास्तविकता का ज्ञान होना असंभव ही था। लेकिन ये ललिता से प्रेम वाला अध्याय बिल्कुल ही नया था। वास्तविक जीवन में मंदार आने से पहले ही अधीश का विवाह हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। शायद ये उसके मन में दबी छिपी कोई इच्छा ही रही होगी, या शायद ये भ्रम निर्वात का ही एक खेल है जो पल पल अपना शिकंजा अधीश पर कसता ही जा रहा था और अधीश इससे छूटने की कोशिश करने की बजाय इस दलदल में धंसता ही जा रहा था। फिलहाल तो सब कुछ भूलकर अधीश आराम से सोया हुआ था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही ये बचे हुए 4 दिन भी बीत जाएंगे और दूसरे मांत्रिकों की तरह हमेशा के लिए वो इस निर्वात में फंसा रह जाएगा। अगले दिन जब अधीश की नींद खुली तो वो मंदार के अपने सामान्य दिनों की तरह कक्षा के लिए तैयार होने लगा। मंत्र और औषधियों की कक्षा से लौटकर वो सीधा गुरु सूर्यभान से मिलने चल पड़ा। उनके भवन में पहुंचकर उसने भीतर आने की आज्ञा मांगी। भीतर से गुरु सूर्यभान बोले, आओ आओ अधीश बेटे, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अधीश ने भीतर जाकर गुरुजी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। गुरु सूर्यभान ने कहा, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास? मैं चाहता हूं तुम जल्दी से जल्दी किसी एक मंत्र को प्रथम श्रेणी में स्थिर कर लो। इसके अलावा भी एक बहुत जरूरी बात तुमसे कहनी है। अधीश ने कहा, अभ्यास ठीक चल रहा है गुरुजी, आप बताइए क्या जरूरी बात है। गुरु सूर्यभान ने कहा, कुछ ही दिनों में मंदार में एक प्रतियोगिता और सभा का आयोजन है। मैं चाहता हूं तुम इसमें प्रतिभागी बनो। दुनिया भर के बड़े गुरुकुलों से शिक्षक इसमें आएंगे और सबसे अच्छे छात्रों को अपना शिष्य चुनेंगे। फिर यहाँ 1 वर्ष पूरा होने के बाद वे उनके पास रहकर अभ्यास कर सकेंगे। अधीश थोड़ा संशय में था। वो बोला, लेकिन गुरुजी, यदि इसमें बहुत से छात्र हिस्सा लेंगे तो मैं उनके सामने कैसे टिक सकूंगा? मैं तो अभी प्रथम श्रेणी का मांत्रिक भी नहीं हूं। सूर्यभान बोले, तुम उस सब की चिंता छोड़ दो, तुम बस अभ्यास करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अधीश ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। इसके बाद कुछ और बातचीत करके अधीश वहां से वापस चला आया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ इस प्रतियोगिता के बारे में ही सवाल उठ रहे थे। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो एक बार फिर पुस्तकालय भवन की ओर चला गया। रात का समय था। अधीश पुस्तकालय से वापस लौट रहा था। अचानक उसे लगा कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं। उसने पलटकर देखा, वे लोग और पास आ गए थे। अधीश रुक गया। अधीश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? उनमें से एक ने कहा, हाँ कहिए, क्या बात है? अधीश ने पूछा। यहां नहीं, हमारे साथ चलो, बैठकर बात करेंगे। वो बोला, ठीक है चलो। अधीश ने कहा और उनके पीछे चल पड़ा। वे उसे मंदार के दूसरे कोने पर स्थित एक भवन में ले गए। उस जगह पर पहुंचकर अधीश को कुछ अजीब सा लगा। ये कौन सी जगह है? क्या बात करनी है आपको? जल्दी बोलिए, मुझे वापस जाकर अभ्यास भी करना है। अधीश ने कहा। उसकी आवाज से उसकी चिड़चिड़ाहट का पता चल रहा था। बात सिर्फ इतनी सी है कि आने वाली सभा में तुम भाग नहीं लोगे। अभी के अभी जाकर गुरु सूर्यभान से तुम कहोगे कि तुम्हें सभा में भाग नहीं लेना है। उनमें से एक व्यक्ति बोला। यह घटना तो ठीक वैसी ही थी जैसी एक बार पहले वास्तविक जीवन में अधीश के साथ घट चुकी थी, लेकिन इस बार अधीश में वो आत्मविश्वास नहीं था। क्या इस बार विशाल अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा, या गुरु सूर्यभान एक बार फिर अपने शिष्य को बचाने खुद आ जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।